हाय एवरीवन। सो पिछले ऑडियो में हमने इंडस 103 का ऑडियो रिवीजन किया था आधे घंटे के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से। अभी यहाँ पर इंडस 110 और इंडस 27 का में थोड़ा सा इंडस 28 को भी इंक्लूड करेंगे। हम यहाँ पर ऑडियो रिवीजन करेंगे, लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ इंडस 27 का रूल क्यों आता है। जैसे कि आपका मान लो कोई सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर कुछ भी नहीं है, आप क्या बनाते हो, एक अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, है ना। और वो कैसे बनाते हो, उसमें सारे के सारे जो आइटम्स है आपके पीपी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स, ये सारी चीजें जो है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, है ना, लाइबिलिटीज वगैरह, डिबेंचर्स, ये सारी चीजों को रेस्पेक्टिव अलग अलग इंडेक्स लगा के, जितने सारे इंडेक्स हम पढ़ते हैं उन सब इंडेक्स को लगा के आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो। क्योंकि आपका कोई सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका कोई एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका कोई जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन सोचो ना, अगर आपने सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया ना, तो उसके बाद आपका इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा। उसके बाद एवरी ईयर में आप इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाओगे, आप बनाओगे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा ही होगा, पर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। यानी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाओगे जो दिखने को इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा ही दिखेगा, उसमें सब कुछ वैसा ही प्रिपेयर होगा जैसा इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर होता है। बस एक चीज एड ऑन हो जाएगा, क्या, जो आपने सब्सिडरी, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया ना, उसको भी आप अलग से एक लाइन में दिखाओगे, है ना। आप कौनसों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। वहां पर अगर आपने सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक लाइन में आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, या फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, या फिर इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, एक लाइन में आप लिखोगे और उसे मेजर करोगे इंडेक्स 27 के हिसाब से, एदर एट कॉस्ट या फिर इंडेक्स 109 अप्लाई करके। कॉस्ट में मेजर करने का मतलब, मान लीजिए मैंने सब्सिडरी को खरीदा 500 लाख रुपीस में, तो कैश मेरा 500 लाख से कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में 500 लाख का दिखा दूंगा, बात खत्म। सेम एसोसिएट में, जॉइंट वेंचर में सेम ही अकाउंटिंग होने वाला है। एसएफएस के मामले में हम इस तरीके से इसका मेजरमेंट करेंगे। और या फिर आप कॉस्ट में मेजर नहीं करना चाहते तो इंडेक्स 109 अप्लाई करके एफबीटी पिल में भी मेजर कर सकते हो, एफबीटी ओसीआई में मेजर कर सकते हो। तो ऐसे सिचुएशन में इनिशियली भी हम फेयर वैल्यू में दिखाते और सब्सिक्वेंटली भी एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड हम फेयर वैल्यू में दिखाएंगे। अगर एफबीटी पे लगाओगे तो डिफरेंस जो है पीएनएल में जाएगा, चाहे आपका फायदा हो या घाटा हो। अगर आप ओसीआई, एफबीटी ओसीआई लगाओगे तो डिफरेंस ओसीआई में जाएगा, चाहे फायदा हो या घाटा हो। तो ये मैंने इंडेक्स 27 का एक ज्ञान दिया आपको। अब देखो, अब अगर आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है मान लो, तो आपका एसएफएस तो बनेगा ही, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनेगा। एक तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आपका बनता है एक्विजिशन डेट पे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने प्रियंका लिमिटेड को एक्वायर किया, उसके 70% शेयर्स मैंने खरीद लिए, है ना, 70% शेयर्स मैंने खरीद लिए। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, प्रियंका लिमिटेड के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू में मेजर करूंगा एक्विजिशन डेट पे, एनसीआई दिखा दूंगा, एदर नेट एसेट्स मेथड का प्रोपोर्शनेट या फिर फेयर वैल्यू में एनसीआई दिखा दूंगा, पीसी जो दिया, बाकी डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व के हिसाब से पूरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मेरा बन जाएगा। चलो ये तो मेरा बन गया। अब उसके बाद आगे जाके हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड में भी मुझे उस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को कंटिन्यू करना है। तो आगे जाके सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनेगा हर ईयर में, आगे जाके हर साल आपका कंसोलिडेटेड पीएल भी बनेगा, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी बनेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनेगा। तो जो आपका कंसोलिडेशन होगा हर साल वो इंडेक्स 110 के हिसाब से होगा। तो वो होगा कैसे, देखिए एक्विजिशन डेट पे तो आपने क्या किया, पूरा बैलेंस शीट बना रखा है कंसोलिडेटेड, उसी को हमें कंटिन्यू करना है। हम उसको कैसे कंटिन्यू करेंगे, अब आगे जाके एक्विजिशन डेट के बाद जो भी सब्सिडरी प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट कमाने से सब्सिडरी का एसेट्स बढ़ेगा, या तो कैश बढ़ेगा, इन्वेंट्री बढ़ेगा, रिसीवेबल बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा, तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग हम भी अपने जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के हमारे जो फिगर है ना, वो सारे को हम भी बढ़ाएंगे। और हम जो प्रॉफिट अर्न हुआ या लॉस हुआ उसको बंटवारा कर दिया जाएगा पेरेंट के पीएल में, और एनसीआई में बंटवारा कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया जाएगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल एक्विजिशन डेट के बाद सब्सिडरी ने मान लो 50,000 रुपीज कमाया और वो पूरा का पूरा कैश है मान लो, तो हमारा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो पुराना बना हुआ है, वो तो मैच ही हमारा एक्विजिशन डेट वाला। अब ईयर एंड में हम क्या करेंगे, 50,000 रुपए से हमारा जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो कैश से बढ़ जाएगा, और उसका मान लो 70% शेयर्स अगर मेरा लिया हुआ है तो उसका 70% यानी 35,000 में क्या करूंगा,
मैं अपने पीएल को बढ़ा दूंगा, यानी रिटेन एंड पीएल में जाएगा, पीएल के बाद रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, और बाकी 15,000 रुपए जो वो एनसीआई का है तो वो एनसीआई को एलोकेट कर दिया जाएगा। और अल्टीमेटली जो हमारा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बनेगा ना ईयर एंड में, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, जो सब्सिडरी ने रेवेन्यू अर्न किया है वो रेवेन्यू हम कंसोलिडेटेड पीएल में दिखाएंगे। जो सब्सिडरी का सीओजीएस खर्चा हुआ है, रेंट वगैरह का सारा खर्चा हुआ है, वो सारा चीज हम दिखाएंगे। मतलब कंसोलिडेटेड पीएल का मतलब ही ये होता है कि अब हम ये समझेंगे हम अलग अलग नहीं, हम एक ही है, पेरेंट और सब्सिडरी ग्रुप मेंबर है, और ग्रुप मेंबर का इकट्ठा रेवेन्यू दिखाना है, इकट्ठा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिखाना है, इकट्ठा सारा खर्चा, ऐसे करते करते हम सारा खर्चा दिखा के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, और फिर बाद में ये बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट करते हैं। बैलेंस शीट भी बनाएंगे, मैंने कैसे आपको समझा दिया। तो अब मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स है उसका मैं आपको अच्छे से डिस्कशन कर लेता हूं एक एक करके। पहला वाला पॉइंट है जैसे मेजरमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए सब्सिडरी, पहला वाला पॉइंट है। यहां पर ये कहना चाहता है कि जो भी सब्सिडरी के रेवेन्यू होंगे वो कंसोलिडेटेड पीएल में हम दिखाएंगे, हमारे रेवेन्यू के साथ प्लस करके दिखाएंगे। जो भी सब्सिडरी का रेंट का खर्चा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का खर्चा होगा, स्टेशनरी वगैरह का जो भी खर्चा होगा, वो भी हम क्या करेंगे, अपने जो खर्चे के साथ एक्यूमुलेट करके हम दिखाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंदर, सारा खर्चा दिखाएंगे। अब हमारा डेप्रिसिएशन जो है, हमारी मशीनरी वगैरह में डेप्रिसिएशन हुआ, वो भी हमारा दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, कौन सा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में, तो सब्सिडरी का भी तो डेप्रिसिएशन हमें दिखाना पड़ेगा। यस, सब्सिडरी का भी डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे, ऐड करके दिखाएंगे। पर पता है आपको यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी। यहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो सब्सिडरी है, मान लो सब्सिडरी का एक्विजिशन डेट पे उसका मशीनरी 5 लाख रुपीस का था कैरिंग अमाउंट, पर एक्विजिशन डेट पे तो मैंने तो अपने कौनसो बैलेंस शीट में उसे फेयर वैल्यू में दिखाया। तो सब्सिडरी के बुक्स में मशीनरी 5 लाख का था, पर मैंने कौनसो बैलेंस शीट में एक्विजिशन डेट पे उसे 6 लाख में दिखाया, क्योंकि फेयर वैल्यू में दिखाया। तो उसके चलते तो डिफरेंस आ रहा है। अब सब्सिडरी ने तो अपने बुक्स में जो उसने अपना इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, मान लो 10% का डेप्रिसिएशन हुआ, तो सब्सिडरी ने तो 5 लाख रुपीस पे 10% का डेप्रिसिएशन किया, उसने तो 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन किए। अब 10% अगर डेप्रिसिएशन है, हमें तो 6 लाख में 10% का डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा ना। मान लो लाइफ 10 साल है, तो सब्सिडरी तो 5 लाख में 10 साल में 50,000 करके डेप्रिसिएशन करेगा, पर हमारा तो 6 लाख है, तो हमें तो 6 लाख में 10% यानी 60,000 करके डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। तो हम जो अपना कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे, वहां पर हम 50,000 का डेप्रिसिएशन नहीं, हम 60,000 का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। मतलब 50,000 सब्सिडरी ने दिखाया डेप्रिसिएशन, वो तो दिखाओ, उसके अलावा और 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आपका डेप्रिसिएशन जो है वो बढ़ जाएगा, वो आपको बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। अगर मान लो 20%, अगर मान लो 5 साल की लाइफ होती, जैसे मैंने नोट्स में रखा था, तो 5 लाख का 20% उन्होंने 1 लाख दिखाया, पर हमें 6 लाख का 20%, हमें 1,20,000 डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा, यानी 20,000 से एक्स्ट्रा हमें डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें दिखाना पड़ेगा। तो हमारे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पहले एक्विजिशन डेट पे 6 लाख का मशीनरी था, 20% डेप्रिसिएशन होने पर हमारे बुक्स में 4,80,000 का कैरिंग अमाउंट दिखेगा। वही सब्सिडरी के बुक में पहले 5 लाख था, अब 4 लाख दिखेगा, बाद में उनका 3 लाख दिखेगा, फिर उनका 2 लाख दिखेगा, फिर 1 लाख, फिर 0 होगा अगर 5 साल की लाइफ है तो। और हमारा 6 लाख में 4,80,000 होगा, 20% अप्रिसिएशन, फिर 3,60,000 होगा, फिर 2,40,000 होगा, फिर 1,20,000 होगा, फिर 0 होगा। तो ऐसे करके हर साल देखा जाए तो हमारा एडिशनल जो हमने एक्स्ट्रा से जो फेयर वैल्यू हमने इंक्रीज रखा है 1 लाख का, उसकी वजह से हमारा 20,000 एक्स्ट्रा से और डेप्रिसिएशन भी होता रहेगा। तो चलो ये मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा इन्वेंट्री के मामले में भी सेम ऐसे ही आपको करना है। इन्वेंट्री में मैंने समझाया था, मान लो फॉर एग्जांपल सब्सिडरी ने 2 लाख रुपीस का इन्वेंट्री उसके बुक्स में दिखा रखा है, और मैंने फेयर वैल्यू के हिसाब से मैंने इन्वेंट्री को 2,40,000 में मेजर किया। अब इन्वेंट्री में तो डेप्रिसिएशन होता नहीं है, लेकिन अब मुद्दा क्या है कि अब रिपोर्टिंग पीरियड एंड में जो सब्सिडरी का इन्वेंट्री दिख रहा है बुक्स में वो 3,50,000 का है, जिसमें मैं पता चला कि 1 लाख तो पुराना वाला एक्विजिशन डेट पे जो था वो है, और बाकी 2,50,000 नया है। तो जो 2,50,000 नया वो तो हम भी अपने बुक्स में 2,50,000 दिखाएंगे, पर जो 1 लाख पुराना वाला है वो तो हमने उनका 2 लाख को हमने 2,40,000 दिखाया था ना, तो वो जो पुराना 1 लाख है वो तो 1,20,000 में दिखेगा। तो उस हिसाब से हम इन्वेंट्री को भी क्या करेंगे, ज्यादा वैल्यू में, जितना हमारा ज्यादा दिखाया हुआ है उस हिसाब से इन्वेंट्री को 1 लाख की जगह 1,20,000 में हम दिखाएंगे। यानी हमें भूलना नहीं है एक्विजिशन डेट पे हमने क्या वैल्यू रखा था, वही वैल्यू हमारा कंटिन्यू होगा। अगर कुछ डेप्रिसिएशन होना है तो उसी वैल्यू में डेप्रिसिएशन होना है। मान लो सिंपल सी बात है, इन्वेंट्री वही पुराना का पुराना है, जो सब्सिडरी का 1 लाख का था हमने 1,20,000 दिखा के रखा था एक्विजिशन डेट पे, तो आज भी हमारे बुक्स में 1,20,000 दिखेगा। तो ये चीज आप मिस्टेक मत कीजिएगा यहां पर। इसके अलावा अब सिंपल सी बात है, मैंने फिर से रिपीट किया था, क्लास में मैंने नोट्स में समझाया था कि हम जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा आपका
सब्सिडरी का, है ना, चाहे वो ओसीआई हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, सब्सिडरी का वो एलोकेट कर दिया जाएगा पेरेंट में और एनसीआई में इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग्स में। और इसके लिए मैंने इलस्ट्रेशन 19 आपको अच्छी तरीके से समझाया था। और इवन इफ डेफिसिट बैलेंस हो, जैसे पुराने एएस में तो डेफिसिट होने पर एनसीआई में एलोकेट नहीं करते थे, पर अब इंडेस में ऐसा नहीं होता है, भले ही डेफिसिट बैलेंस क्यों ना हो आप एलोकेट करोगे, है ना। तो ये इलस्ट्रेशन 19 जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेना, मैंने डिटेल रिवीजन वीडियो में भी कराया था, जस्ट गो थ्रू कर लेना, काम खत्म आपका। फिर अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी। ये आप ध्यान से सुनो मेरी बात। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी में एसएफएस में अलग ट्रीटमेंट होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग ट्रीटमेंट होते हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं आपको मैं बता देता हूं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे भी ज्यादातर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को मेजर कैसे किया जाता है सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर में, वहां पर कोई ग्रुप मेंबर्स नहीं है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाओगे तो आप अलग, सब्सिडरी अलग, कोई ग्रुप मेंबर्स नहीं है वहां पर कौन बन ही नहीं रहे, वो तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। वहां पर तुम सीधा इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को एक सिंगल लाइन में दिखा देते, बात खत्म, है ना, कॉस्ट में दिखा दिया, बात खत्म। तो अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आएगी और सब्सिडरी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो या तो मुझे मिलेगा या मिल गया, है ना। तो जो भी मुझे डिविडेंड सब्सिडरी से मिलेगा वो मेरा फायदा है, तो मैं क्या दिखाऊंगा, डिविडेंड रिसीवेबल टू पीएल दिखाऊंगा। और अगर मिल गया तो बैंक अकाउंट टू पीएल दिखाऊंगा मैं। सो जो मिलने वाला डिक्लेयर हुआ, मिला नहीं है तो डिविडेंड रिसीवेबल टू पीएल, और मिल गया अगर तो बैंक टू पीएल हो जाएगा मेरा। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा जितना मुझे मिलेगा। मान लो सब्सिडरी ने 30,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मेरा 70% होल्डिंग है, तो 21,000 मुझे डिविडेंड मिलेगा या मिल गया तो डिविडेंड रिसीवेबल होगा, या फिर बैंक 21,000 टू पीएल हम दिखाएंगे 21,000। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कहानी मैंने समझा दिया। अब मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता देता हूं क्या होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, ग्रुप एंटिटी का बैलेंस शीट बनता है, पेरेंट और सब्सिडरी का दोनों का मिला के बैलेंस शीट बनता है। तो यहां पर क्या होता है, जो पेरेंट का डिविडेंड है ना वो कट जाता है। वो क्यों कट जाता है, क्योंकि सब्सिडरी जो भी प्रॉफिट कमाता है, आप पहले क्या करोगे, डिविडेंड को इग्नोर करते हुए ये करोगे कि सब्सिडरी ने मान लो 50,000 रुपया कमाए, तो 50,000 रुपए को बांट दिया जाएगा पेरेंट और एनसीआई में। पेरेंट के बुक्स में डाल दिए 35,000, एनसीआई के बुक्स में डाल दिए 15,000 रुपया, बात खत्म। अब अगर डिविडेंड सब्सिडरी देगा तो उनके खाते से तो निकाल के देगा, क्योंकि प्रॉफिट तो सारा का सारा एलोकेट कर दिया। अब अगर आगे मान लो 20,000 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, या मान लो 30,000 का, मान लो 30,000 का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो वो तो आउट ऑफ 50,000 से हुआ होगा, और वो 50,000 तो हमने पहले एलोकेट कर दिया 35,000 और 15,000 करके, रेस्पेक्टिवली पेरेंट के पीएल में और एनसीआई में। तो अब ये समझो, अब अगर डिविडेंड दिया जाएगा 30,000 तो उनके खाते से निकाल के दिया जाएगा। तो सोचो, पेरेंट के खाते से निकलेगा 21,000, एनसीआई के खाते से निकलेगा 9,000, और उन लोग को दे दिया जाएगा। तो पेरेंट के खाते से निकला, पेरेंट की पीएल में 21,000, फिर पेरेंट को मिल जाएगा वापस से 21,000। तो इसलिए पेरेंट का जो रहता है डिविडेंड वो एलिमिनेट हो जाता है, ना ही हम पेरेंट के खाते से माइनस करेंगे, ना ही हम पेरेंट के खाते में डालेंगे। तो जब कॉन्सो की बात आएगी तो डिविडेंड जो रहेगा ना, सिर्फ और सिर्फ आप एनसीआई का करना, क्योंकि आप एनसीआई का नहीं कर रहे साहब, एनसीआई तो अपने घर लेके जाएगा, एनसीआई का बैलेंस शीट हम थोड़े ना बना रहे। तो आप अभी एग्जाम पर्पस के लिए इतना समझो, जब आप कॉन्सो प्रिपेयर करोगे तो पेरेंट का डिविडेंड तो वो अपने आप ही हट जाएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके कॉन्सो में। जो एनसीआई का डिविडेंड होगा उसका आप क्या करोगे, ट्रीटमेंट बता देता हूं। एनसीआई का जो डिविडेंड है, जैसे कि 9,000, अगर 30,000 डिविडेंड दिया तो एनसीआई के हक में जाएगा 9,000, तो एनसीआई के खाते से 9,000 माइनस होगा और डिविडेंड पेएबल में जाएगा 9,000। और या फिर अगर पैसे दे दिया उनको तो बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, क्योंकि पेरेंट सब्सिडरी का तो बैंक ऐसे भी मर्ज होने वाला है ना। तो जो ग्रुप का जो बैंक अकाउंट है, दोनों का कैश बैलेंस हम ऐसे भी ऐड करके टोटल दिखाएंगे। तो जो ग्रुप का कैश बैलेंस है, कैश से माइनस हो जाएगा 9,000 और एनसीआई से माइनस हो जाएगा 9,000, या फिर एनसीआई से माइनस करोगे 9,000, डिविडेंड पेएबल दिखाओगे 9,000 अगर अभी तक डिविडेंड नहीं दिया गया तो एकदम सिंपल डिविडेंड रिसीव्ड वाला मैंने समझा दिया। एसएफएस में तो सिंपल सी बात है, जितना पेरेंट का हक में डिविडेंड होगा वो दिखाएगा डिविडेंड रिसीवेबल या फिर बैंक टू पीएल, पीएनएल में दिखाएगा। और जब कॉन्सो की बात आएगी तो पेरेंट का डिविडेंड भूल जाओ, सिर्फ एनसीआई का डिविडेंड का बात आएगा, उसकी एंट्री क्या होगी, एनसीआई अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल या फिर एनसीआई अकाउंट डेबिट टू बैंक। डन। तो मैंने आपको डिविडेंड का भी ट्रीटमेंट एकदम अच्छे से फटाफट से रिवाइज करवा दिया। इसके बाद अब मैं आपको समझाऊंगा एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस। ये भी एकदम सिंपल है। मान लो मैं पेरेंट हूं, आप सब्सिडरी हो, ठीक है, मुझे आपको 50,000 रुपए देने हैं और आपको मुझसे 50,000 रुपए मिलने, या फिर सोचो मुझे आपसे 50,000 रुपए मिलने, मैं पेरेंट हूं, आप सब्सिडरी हो, मुझे आपसे 50,000 मिलना है, तो मेरा रिसीवेबल में 50,000 होगा, आपके पेएबल में 50,000 होगा। लेकिन जब ग्रुप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप और हम तो भाई भाई है, आप ही मेरे ही बेटे हो, आप है ना, बाप बेटे हम लोग, तो हमारा तो एक ही बनेगा। तो अब अननेसेसरीली आपका कौन सो बैलेंस शीट में मेरे रिसीवेबल साइड में 50,000 ज्यादा दिखेगा,
आपके पेबल में 50,000 दिखेगा, तो एक ही बैलेंस शीट तो बन रहा है दोनों का। तो जब एक ही बैलेंस शीट बन रहा है दोनों का, तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअल ओइंग जो है वो कट कर देंगे। तो 50,000 रिसीवेबल से भी कम कर दिया जाएगा जो मुझे सब्सिडरी से मिलना है, और पेएबल में भी जो पेरेंट को पेएबल करना है 50,000 पेएबल से भी कम हो जाएगा, यानी रिसीवेबल से भी 50,000 कम हो जाएगा, पेएबल से भी 50,000 कम हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अब मैं आपको समझाऊंगा इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, और इसमें हम थोड़ा सा समय देंगे, और इसके बाद एक जो आपका एडिशनल स्टेक परचेज करना, ये दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें हम थोड़ा सा समय देंगे अभी। सो इंटर ग्रुप प्रॉफिट का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं पेरेंट हूं, आप मेरे सब्सिडरी हो, मैंने आपको 1 लाख का मेरा गुड्स का कॉस्टिंग था जिसको मैंने आपको 1,20,000 में बेच दिया। तो मेरा इसका क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में मैं कैसे दिखाऊंगा अपना इंडिविजुअल, अपना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता हूं तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपया का मैंने बेचा है, तो उतने का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो जाएगा, और इन्वेंट्री से उतना कम हो जाएगा, है ना। इन्वेंट्री से तो निकाल के बेचूंगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट टू इन्वेंट्री की एंट्री मारूंगा 1 लाख की, और जो मैंने आपको बेचा है 1,20,000 में, तो मैं दिखाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू। मान लेता हूं मुझे आपसे पैसे मिल गए, नहीं मिलते तो रिसीवेबल टू रेवेन्यू दिखाता, पैसे मिल गए मान लेता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 1,20,000 दिखा दूंगा। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल में भी क्या होगा, रेवेन्यू में आपका 1,20,000 क्रेडिट हो जाएगा, रेवेन्यू दिखाओगे 1,20,000 का, सीओजीएस दिखाओगे 1 लाख का, अल्टीमेटली प्रॉफिट आपका 20,000 का दिखेगा। अब ये पेरेंट का बात है ना। अब सब्सिडरी का क्या हुआ, सब्सिडरी तो सिंपल सी बात है, उसने 1,20,000 पे करके खरीदा है इन्वेंट्री को, तो उसके बुक्स में इन्वेंट्री दिखेगा 1,20,000 का, इन्वेंट्री डेबिट टू बैंक 1,20,000। अब ये तो मुद्दा हो गया सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात हो गया। अब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने तो 20,000 अर्न किया, मान लो मैंने सरकार को टैक्स भी दे दिया, सरकार को कहा 30% तू टैक्स भी ले ले जा, है ना, बात खत्म। अब प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम है जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या सब्सिडरी ने ये गुड्स को बाहर बेचा है या स्टिल उसके पास लाई कर रहा है। पता चला सब्सिडरी के पास स्टिल ये गुड्स लाई कर रहा है। तो कौनसो बनाते समय आप बताओ, ऐसा थोड़ी ना चलेगा कि पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा और सब्सिडरी का पास अभी भी स्टिल पड़ा हुआ, वो बाहर गया ही नहीं है। तो यहां पर तो विद इन द ग्रुप देखा जाए तो वो भी कहीं नहीं है। तो इसलिए हमें ये अनरियलाइज प्रॉफिट मानेंगे हम। ये जो 20,000 का प्रॉफिट है ना, बुक किया होगा ना, ये अनरियलाइज माना जाएगा, क्योंकि जब ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो सब्सिडरी का जो इन्वेंट्री बुक्स में दिख रहा है 1,20,000, जो हम ही ने 1 लाख का आइटम को 1,20,000 में बेचा है, अब हम कौनसो बैलेंस शीट में उस इन्वेंट्री को 1,20,000 में दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या, क्योंकि हमें पता है वो 1 लाख का है, उसे 1,20,000 में बेचा गया है। तो इन्वेंट्री देखा जाए तो 20,000 से ओवर वैल्यूड है, और उसका कारण भी हमने प्रॉफिट भी अर्न किया था 1 लाख का गुड्स को 1,20,000 में बेच के। तो देखा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेंट्री को कौनसो बनाते समय इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट हम एलिमिनेट करेंगे, हमें इन्वेंट्री को 20,000 से कम करना चाहिए, पीएल को 20,000 से कम करना चाहिए। तो अल्टीमेटली एंट्री आप क्या बोलोगे, सर पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री होगा 20,000, पीएल अकाउंट डेबिट 20,000, इन्वेंट्री क्रेडिट 20,000 होगा, ये एंट्री होना चाहिए। दिमाग में एक बार ये डालो, पीएल टू इन्वेंट्री 20,000। लेकिन एग्जाम में ऐसा मत लिखना, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली हम तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाएंगे ना, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में हम क्या करेंगे, जो रेवेन्यू हमने 1,20,000 का दिखाया था ना, वो हम डेबिट करेंगे। अब यानी सीओजीएस हमने स्टार्टिंग में पेरेंट ने क्या किया था, सीओजीएस को 1 लाख से डेबिट किया था और रेवेन्यू को 1,20,000 से क्रेडिट किया था, तो ऑटोमेटिकली 20,000 का नेट प्रॉफिट दिखा। तो आप भी यहां पर पीएल टू इन्वेंट्री ना दिखाते हुए आप ऐसा करोगे, रेवेन्यू को डेबिट करोगे 1,20,000 से, सीओजीएस को क्रेडिट करोगे 1 लाख से, तो अपनी अब ये दो एंट्री से अपने आप 20,000 का फर्क आएगा। देख लो, क्योंकि रेवेन्यू डेबिट हो रहा है 1,20,000 से, सीओजीएस क्रेडिट हो रहा है 1 लाख से, तो अल्टीमेटली 20,000 का डेबिट फिगर आ ही रहे ना नेट पे। तो ये वही है, पीएल अकाउंट डेबिट करने की जगह पे आप बस इतना समझ लो एग्जाम के लिए, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करने की जगह पे आप रेवेन्यू अकाउंट को डेबिट करोगे 1,20,000 से, सीओजीएस को क्रेडिट करोगे 1 लाख से, और बाकी इन्वेंट्री को तो आप क्रेडिट करोगे 20,000 से। तो यही आपको करना, जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा उसका एंट्री क्या होगा, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू सीओजीएस 1 लाख टू आपका इन्वेंट्री 20,000 हो जाएगा। अब मुद्दा एक और आता है यहां पर, क्या है, वो जो डेफर टैक्स वाला मुद्दा आता है। डेफर टैक्स वाला मुद्दा कैसे आएगा, क्योंकि सब्सिडरी ने, जो सब्सिडरी को हमने गुड्स बेचा था, हमने तो सरकार को 20,000 में टैक्स दे दिया। अब हम सरकार को बोले यार टैक्स मत लो हमसे, सरकार बोलेगा कि मेरे नजर में तो बिक चुका है, तो सरकार अभी आपको टैक्स लौटाएगा नहीं, आपका टैक्स तो लगेगा। यहां पर पेरेंट ने सब्सिडरी को बेचा है, सरकार के नजर में बिक गया, लेकिन अब हमारे नजर में तो बिका नहीं है, पर फ्यूचर में तो बिकेगा ना। तो फ्यूचर में जब ये बिकेगा ना, तो हमें टैक्स देना नहीं पड़ेगा।
तो देखा जाए तो इसका डेफर्ड टैक्स एसेट बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली अब वो 6000 का देखा जाए तो सिंपल सी बात है, हमें आज सरकार नहीं दे रहा, फ्यूचर में टैक्स एडजस्टमेंट हो जाएगा। देखा जाए तो जो 6000 रुपया है 20,000 अनरियलाइज प्रॉफिट का 30%, आप सीधा भी समझ सकते हो DTA टू PL बनना चाहिए। अब इसका अगर और ज्यादा लॉजिकल वे में आप दिखाओगे तो ऐसे समझो, सब्सिडरी ने अपने बुक्स में कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री 1,20,000 दिखाया क्योंकि उसने खरीदा 1,20,000 में। तो सरकार की नजर में भी टैक्स बेस ऑफ इन्वेंट्री 1,20,000 है। अब मुद्दा क्या है, हम अब CFS में कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री 1 लाख का दिखा रहे क्योंकि 20,000 से हमने इन्वेंट्री को गिरा दिया। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कितने का दिख रहा है, 1 लाख का दिख रहा है, डन। लेकिन टैक्स बेस ऑफ इन्वेंट्री तो वही का वही रहेगा 1,20,000। तो यहां पर जबकि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट है, तो हम 20,000 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस यानी DTA बनाएंगे 20,000 का 30%, 6,000 का DTA बनाएंगे और DTA टू PL होगा 6,000। ये मैंने डिटेल्ड रिवीजन में अच्छे से करा है, अभी भी मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। तो यहां पर दो एंट्री हो रही है, एक तो रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू 1,20,000 टू COGS 1 लाख टू इन्वेंट्री 20,000, और दूसरा आपका जो 20,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट था उसका आप क्या करोगे, DTA टू PL बनाओगे 6,000, बात खत्म। यहां पर अगर टैक्स का कंसेक्वेंसेस दिया हुआ रहेगा तो इसी तरीके से अब ये करने पर आपका इलस्ट्रेशन 14, 15, 16 आपका अपने आप ही हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 16 बस मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूं। इलस्ट्रेशन 16 में क्या हुआ था, मैंने 200 का गुड्स 240 लाख में बेचा था। अब सब्सिडरी का 50% ही स्टॉक में लाई करता, उसने 50% तो बेच डाला है, तो 50% तो प्रॉफिट रियलाइज हो गया। तो जो 50% है उसका इंपैक्ट दिखाएंगे। तो 200 लाख था ना कॉस्टिंग, उसे अब 100 लाख पकड़ो 50%, 240 को भी 120 लाख पकड़ो 50%, क्योंकि 50% बिक चुका है। अब 80% सब्सिडरी में हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 40 लाख का प्रॉफिट था उसका 50% यानी 20 लाख का हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो मैंने कहा था अनरियलाइज प्रॉफिट क्या करोगे, PL टू इन्वेंट्री करना 20 लाख, पर PL की जगह पे हम क्या दिखाते, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना, 240 लाख का आधा 120 लाख रेवेन्यू अकाउंट डेबिट होगा, टू COGS होगा 200 का आधा 100 लाख। ये क्वेश्चन देखना तब आपको ज्यादा ऑडियो क्लियर होगा। COGS आपका 100 लाख हो जाएगा और फिर टू इन्वेंट्री हम दिखा देंगे कितने का, 20 लाख का। ये जो आपका इन्वेंट्री इतना से कम होगा 50% वाले का। अब इसी इन्वेंट्री से रिलेटेड आपका टैक्स बेस भी है, तो आपका उसका DTA टू PL आपका कितना बन जाएगा, 6 जो आपका कितना 6 लाख का 20 लाख का 30%, 6 लाख का आपका DTA टू PL भी बन जाएगा आपका यहां पर। बस बात खत्म। अब मुझे बस आपको ये चीज समझाना है कि अगर पेरेंट ने सब्सिडरी को कुछ गुड्स बेचा है तो पेरेंट का अनरियलाइज प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा P&L में बंटवारा होगा, पूरा का पूरा P&L में जाएगा। लेकिन अगर सब्सिडरी ने कोई गुड्स पेरेंट को बेचा है तो वहां पर भी सेम ऐसे ट्रीटमेंट होगा, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट COGS सब कुछ सेम होगा। बस ये समझना कि अगर सब्सिडरी पेरेंट को बेचेगी तो सब्सिडरी का अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, और सब्सिडरी के प्रॉफिट तो बंटवारे होते हैं ना पेरेंट और NCI में। तो जब सब्सिडरी का प्रॉफिट होगा तो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट अगर कुछ आएगा तो उसका बंटवारा आपको करना पड़ेगा किसमें, पेरेंट और NCI में, इन द रेशियो ऑफ देयर होल्डिंग्स। ये बस आपको ध्यान में रखना है यहां पर। तो इसके लिए आप देखना इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 14, हाँ इलस्ट्रेशन 14 में आप देखना कि यहां पर क्या हुआ, 15,000 का जो अनरियलाइज प्रॉफिट था ना वो आपका क्या होगा, एलोकेट होगा पेरेंट और NCI में, क्योंकि सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा है। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, डेट इज चेंज इन द प्रोपोर्शन हेल्ड बाय कंट्रोलिंग एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट रिवाइज कर लेंगे। सो चेंज इन द प्रोपोर्शन के अंदर आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको आराम से समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने बिजनेस एक्वायर किया है, 80 लाख रुपीस का उसका फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स था, और मैंने 70% इंटरेस्ट एक्वायर किया, मतलब 30% NCI का रहेगा। तो अल्टीमेटली मेरी एंट्री क्या होगी, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में 80 लाख का दिखाऊंगा, NCI 30% दिखाना है। अब मुद्दा ये है कि NCI को फेयर वैल्यू में दिखाएंगे कि NCI को हम नेट एसेट्स मेथड में दिखाएंगे। मान लेते हैं हम NCI को फेयर वैल्यू में दिखा रहे हैं। अगर 70% हमने खरीदा है 70 लाख देके, तो 30% का NCI फेयर वैल्यू 30 लाख होगा। तो NCI मैंने 30 लाख में मेजर कर दिया। अब कंसीडरेशन मैंने दिया है 2 कैश 70 लाख, तो उस हिसाब से गुडविल मेरा फुल गुडविल में आ जा रहा है, मेरा 20 लाख रुपए का गुडविल आ जा रहा है मेरा। फिर क्या हुआ, रिपोर्टिंग पीरियड एंड में मान लो सब्सिडरी ने 5 लाख रुपीस कमाया, तो ये तो बंटवारा होगा, मैंने कहा था ना, ये किस में जाएगा, पेरेंट के PL में जाएगा 3,50,000 70%, और 30% यानी 1,50,000 NCI बढ़ जाएगा। तो NCI पहले से 30 लाख था ही, अब 1,50,000 से और NCI बढ़ जाएगा। मतलब अब मैं बता रहा हूं, अब आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या होगा, NCI का रिवाइज कैरिंग अमाउंट 30 लाख प्लस 1,50,000 31,50,000 हो जाएगा। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स पहले 80 लाख का था, 5 लाख कमाया गया, तो 5 लाख से नेट एसेट्स बढ़ा, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स 85 लाख का हो गया। ये सारा मेरे नोट्स में दिखेगा आपको ये, और गुडविल तो हमारा वही का वही 20 लाख रहेगा। अब क्या हुआ पता है, मैंने 70% शेयर्स पहले से खरीदा हुआ था, मैंने और मान लो 15% शेयर्स खरीद लिया,
तो पहले से कंट्रोल था मेरे पास 70% में, तो कोई ये स्टेप एक्विजिशन नहीं, पहले से 70% के साथ मेरा कंट्रोल था। अब 70 की जगह 85% हो गया, 15% शेयर्स मैंने खरीदा। तो किससे खरीदूंगा मैं? एनसीआई वालों से खरीदूंगा, क्योंकि मेरे पास 70% था, बाकी 30% तो एनसीआई वालों के पास था ना। तो एनसीआई वालों से छीनूंगा, मैं बोलूंगा एनसीआई तू तेरा 30% में से मुझे 15% दे। तो एनसीआई का जो बैलेंस है ना 31,50,000, उस वो कितना है? वो 30% स्टेक है, उसमें से 15% निकाल लो। तो आप ये समझना, जब कभी भी आप स्टेक खरीदोगे तो किससे खरीदोगे? एनसीआई से खरीदोगे। तो एनसीआई का प्रोपोर्शन निकालो। अब एनसीआई 31,50,000 पहले से है, आपको दिख रहा है 31,50,000, जो कि 30% है। अब मुझे 15% खरीदना, मतलब 31,50,000 का 30%, अगर 31,50,000 है तो 15% कितना होगा? इसका आधा। मतलब उनके पास 30% तो उनका आधा मैंने 15% खरीद लिया, यानी देखा जाए तो मैंने 15,75,000 एनसीआई को मैं डेबिट करूंगा, क्योंकि एनसीआई को मैंने क्रेडिट कर रखा था 31,50,000 से 30% का। अब 15% खरीदने पर मैं एनसीआई से छीन लूंगा और एनसीआई को बोलूंगा तुझे हटा रहा हूं, एनसीआई डेबिट 15,75,000। अब मान लो उसको खरीदने के लिए मैंने 17 लाख रुपीस दे दिए, 17 लाख रुपीस मैंने दे दिया, तो टू बैंक मेरा 17 लाख चला जाएगा। तो मेरा नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। ध्यान रहे, जब कभी भी आपका कंट्रोल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पहले भी कंट्रोल था, अभी भी कंट्रोल है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? जो भी डिफरेंस होगा, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट, वो अदर इक्विटी में एडजस्टमेंट होगा। तो यहां पर बाकी 1,25,000 का जो हमारा नुकसान हुआ है, वो अदर इक्विटी में हम डेबिट कर देंगे। तो अल्टीमेटली आप ये समझो, जब हम स्टेक खरीदेंगे, स्टेक परचेज करेंगे, तो एनसीआई का प्रोपोर्शन निकाल के डेबिट करेंगे। टू बैंक तो वही होगा, टू बैंक है ना, और बाकी डिफरेंस जो है वो अदर इक्विटी में डेबिट या क्रेडिट होगा। लेकिन अब दूसरा केस सुनो, मान लो मेरे पास 70% स्टेक था, मैंने 15% खरीदा नहीं, उल्टा बेचा है। 15% मैंने बेच डाला है, मतलब तो 70% पहले था, अब 15% बेच दूंगा तो मेरे पास स्टेक कितना रहेगा? 55% रहेगा, पर स्टिल मेरे पास कंट्रोल है। कंट्रोल मैंने लॉस्ट नहीं किया। कंट्रोल लॉस्ट होता तो कहानी अलग होगी। यहां पर दो मुद्दा है, अगर मैं स्टेक बेचूंगा तो मैं देखूंगा इतना तो बेच नहीं दिया कि कंट्रोल चला गया। अगर मेरा कंट्रोल स्टिल एग्जिस्ट करता है तो क्या एंट्री होगी वो भी सिखाऊंगा, अगर कंट्रोल चला गया तो क्या होगा वो भी सिखाऊंगा। तो मान लो मेरे पास 70% स्टेक था, मैंने 15% बेच डाला 17 लाख रुपीस लेके, तो मेरा अब क्या करूंगा मैं? अब तो मुझे एनसीआई को देना पड़ेगा, मैं एनसीआई से छीनूंगा थोड़े ना। एनसीआई पहले 30% था और 15% बेच दूंगा तो मैं दूंगा ना एनसीआई को, और 15% तो मैं उसको कहां से दूंगा? जो हमारे नेट एसेट्स है, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, गुडविल, उसी से तो हक दूंगा मैं। तो जबकि मैंने स्टार्टिंग में एनसीआई को फेयर वैल्यू में मेजर किया था, तो इसका मतलब एनसीआई में गुडविल भी एनसीआई का है, मतलब है ना। तो ये दो डिफरेंस मैं आपको अभी समझा देता हूं। जब आप एनसीआई को स्टार्टिंग में फेयर वैल्यू में मेजर करोगे, तो जब भी, जैसे अभी मैं 15% स्टेक बेच रहा हूं और मैंने स्टार्टिंग में एनसीआई को फेयर वैल्यू में मेजर किया था, तो मैं अभी क्या करूंगा? जो हमारा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स और गुडविल, ये दोनों मिला के जितना है ना, उसका 15% हम एनसीआई में एलोकेट करेंगे। तो आप देखो, एसेट्स को कम नहीं करना आपको, एसेट्स हम दे रहे हैं क्योंकि एसेट तो ऐसे भी हम 100% दिखाते हैं हमेशा, लेकिन एनसीआई को एलोकेट करना पड़ेगा ना हमें। तो एनसीआई को हम कितना से क्रेडिट करेंगे? जितना हमारा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स और गुडविल मिला के। तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स हमारा उस दिन था 85 लाख, जिस दिन हम उनको बेच रहे 15%, और गुडविल था 20 लाख, यानी 105 लाख का हमारा आइडेंटिफाइबल नेट एसेट था, उसका 15% यानी 15,75,000 में एनसीआई को क्रेडिट करूंगा। और बैंक में मेरा पैसा आया 17 लाख रुपया। तो जो डिफरेंस है, मैंने कहा ना, डेबिट या क्रेडिट, वो अदर इक्विटी में होगा क्योंकि कंट्रोल लॉस नहीं हुआ। तो अब मैं इसमें एक क्रक्स समझाना चाहता हूं। क्रक्स यही है कि आप देखो, आपका कंट्रोल मान लो वही का वही है, पहले भी था आज भी है। दो मुद्दा हो सकता है, या तो आपने स्टेक खरीदा हो या फिर अपने स्टेक बेचे। जब आप स्टेक खरीदोगे तो एनसीआई से छीनोगे, तो एनसीआई का प्रोपोर्शन निकाल के डेबिट करोगे और पैसे दोगे, डिफरेंस अदर इक्विटी में जाएगा। जब आप बेचोगे तो आपको एनसीआई को क्रेडिट करना है, तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स और गुडविल का प्रोपोर्शन निकाल के उनको बेचोगे आप, है ना। तो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स और गुडविल का प्रोपोर्शन एनसीआई को क्रेडिट करेंगे, बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट होगा, जो डिफरेंस है वो अदर इक्विटी। यानी खरीदते समय एनसीआई का प्रोपोर्शन निकाल के डेबिट करेंगे, बेचते समय आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का प्रोपोर्शन हम क्या करेंगे? एनसीआई को क्रेडिट करेंगे। ये समझ लो, क्योंकि खरीदेंगे तो एनसीआई को निकालो, बेचेंगे तो दो भाई, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स और गुडविल से दो। अब आप बोलोगे सर, स्टार्टिंग में अगर हमने एनसीआई को प्रोपोर्शनल नेट एसेट्स मेथड में मेजर किया होता तो ऐसे सिचुएशन में जब हम बेचते समय का बस बात आएगा, है ना, बेचते समय हम क्या करेंगे? सिर्फ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स का ही प्रोपोर्शन एनसीआई को क्रेडिट करेंगे, एलोकेट करेंगे।
तो ये मैंने समझा दिया खरीदने पर क्या होगा, बेचने पर क्या होगा। ध्यान रहेगा ना, खरीदने पर एनसीआई का प्रोपोर्शन निकाल के डेबिट करोगे और बेचते समय आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स और गुडविल का प्रोपोर्शन निकालोगे नहीं, उसका जितना प्रोपोर्शन रहेगा वो एनसीआई को क्रेडिट करोगे। बाकी बेचते समय बैंक डेबिट होता है, खरीदते समय बैंक क्रेडिट होता है। जो डिफरेंस होगा दोनों मामलों में अदर इक्विटी में जाएगा। इतने अच्छे से समझा दिया मैंने। अब तीसरा मामला लास्ट, मान लो मेरे पास 70% स्टेक था, मैंने 30% बेच डाला, तो भाई मेरा कंट्रोल गया, क्योंकि 70% में से 30% बेच दूंगा तब तो 40% बचा। तो जब मेरा कंट्रोल चला जाएगा ना, तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा। अब मेरा कोई पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन नहीं है, तो जो मैंने सब्सिडरी के सारे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को स्टार्टिंग में डेबिट किया था ना, उन सबको डी रिकॉग्नाइज करूंगा। यानी सारे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स डी रिकॉग्नाइज होंगे। जो एसेट्स है वो डेबिट हुए थे वो क्रेडिट होंगे, जो लाइबिलिटीज क्रेडिट हुए थे वो डेबिट होंगे। यानी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स डी रिकॉग्नाइज होगा। जो मेरा गुडविल दिखाया होगा वो भी सारा का सारा डी रिकॉग्नाइज होगा। जो मेरा एनसीआई को मैंने क्रेडिट कर रखा था वो भी सारा का सारा डी रिकॉग्नाइज होगा, यानी डेबिट होगा। यानी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स, गुडविल, एनसीआई, इन तीनों को डी रिकॉग्नाइज करोगे। आईएनए डेबिट बैलेंस रहता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, गुडविल डेबिट बैलेंस रहता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, एनसीआई क्रेडिट बैलेंस रहता है तो वो डेबिट हो जाएगा। तो ये सारे आइटम डी रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। उसकी जगह पे अब हम क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, जो हमारा नया रिश्ता कायम हुआ है। नया रिश्ता क्या कायम हुआ है, एक तो जो पैसे मिले हमें 30% बेचने का जो पैसा मिला वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और दूसरा बाकी रिमेनिंग 40% जो स्टेक है उसमें हमारा नया रिश्ता क्या है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को हम दिखाएंगे किसमें, फेयर वैल्यू में। तो ये हमने फेयर वैल्यू में दिखा देंगे, और जो भी डिफरेंस होगा वो पीएनएल में जाएगा। क्यों जाएगा पता है, क्योंकि अब नया रिश्ता बन रहा है, पुराना रिश्ता गया, नया रिश्ता बन रहा है। जब भी पुराना रिश्ता खत्म होकर नया रिश्ता बनेगा, जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल में जाएगा आपका। लेकिन कंट्रोल जब आपका लॉस नहीं हो रहा था तब आप देखना अदर इक्विटी में हम एडजस्टमेंट कर रहे थे, पर यहां पर तो कंट्रोल जा रहा है ना, तो जो भी डिफरेंस है वो हम पीएनएल में दिखाएंगे। तो अब बस इतना समझ लो, जब कंट्रोल लॉस्ट होगा तो आईएनए डी रिकॉग्नाइज करोगे, गुडविल डी रिकॉग्नाइज करोगे, एनसीआई डी रिकॉग्नाइज करोगे, और जो आपको पैसा मिला वो रिकॉग्नाइज होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। जो आपको 30% बेचने का मिला, 40% का इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स आपका रिकॉग्नाइज हो जाएगा फेयर वैल्यू में, वो भी ठीक है, और डिफरेंस जो वो पीएनएल में जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये कंसेप्ट भी मैंने आपको एकदम अच्छी तरीके से करवा दिया। इससे रिलेटेड 2-3 इलस्ट्रेशन है वो आपने कर भी लिया होगा, एक बार जरूर से रिवाइज कर लेना। अब एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन 30 इंपॉर्टेंट है, जरूर से कर लेना। इसमें क्या हो रहा है पता है, हमने बेचा नहीं है पर फिर भी हमारा कंट्रोल लॉस्ट हो गया। कैसे, क्योंकि जो एनसीआई वाले थे उन्होंने और शेयर सब्सक्राइब कर लिए, जिसके चलते हमारा रिलेशन कंट्रोल वाला चला गया। तो यहां पर भी हमने क्या किया, जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स था ऑप्शन एक्सरसाइज करने से जस्ट पहले, जो आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स था, गुडविल था, एनसीआई का वैल्यू था, सबको डी रिकॉग्नाइज किया। अब नया रिश्ता इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स उसको रिकॉग्नाइज किया, जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल में डाल दिया। नेक्स्ट मिसलेनियस यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। छोटी सी बात करनी है, जैसे सिंपल सी बात है, हम यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हैं ना। मान लीजिए अगर मेरा सेम क्लास ऑफ एसेट है, एक में मैं रिवॉल्यूशन मॉडल लगा रहा हूं तो सब में रिवॉल्यूशन मॉडल लगाऊंगा। सेम वैसे जब हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो पेरेंट सब्सिडरी अलग अलग नहीं है। अब मान लो मेरा एक फैक्ट्री इक्विपमेंट है, सब्सिडरी का भी फैक्ट्री इक्विपमेंट है, तो हम तो एक ही है। तो अगर मेरा फैक्ट्री इक्विपमेंट में रिवॉल्यूशन मॉडल लगा है तो सब्सिडरी का फैक्ट्री इक्विपमेंट में भी मुझे रिवॉल्यूशन मॉडल लगाना पड़ेगा सीएफएस बनाते समय। और मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि मैं अपना इंड एस के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, मेरी सब्सिडरी फॉरेन की, वो यूएस गैप लगा रही है, तो कौन करते समय तो मुझे सब्सिडरी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंड एस के हिसाब से बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। एक और इन्वेंट्री का मामला है। इन्वेंट्री में हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका कॉस्ट फॉर्मूला जो होता है फीफो या वेटेड एवरेज, सिमिलर नेचर या फिर सिमिलर यूज हो तो वहां पर सेम कॉस्ट फॉर्मूला लगता है, और अगर डिफरेंट नेचर हो तो डिफरेंट कॉस्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा इन्वेंट्री पेरेंट का सिमिलर नेचर का है, सब्सिडरी का भी जो इन्वेंट्री वो दोनों सिमिलर नेचर के, तो यहां पर अलग अलग आईएफएस बनाते समय सब्सिडरी ने क्या पता वेटेड एवरेज लगाया, और मैंने अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लगाया फीफो। लेकिन जब कॉन्सो बनाएंगे तो हमें सेम मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इन्वेंट्री का नेचर या यूज सिमिलर है। हाँ, अगर नेचर या यूज अलग अलग होगा तो अलग अलग मेथड तो विद इन पेरेंट भी लगाया जा सकता है, तो पेरेंट सब्सिडरी में भी लगाया जा सकता है। मतलब जब भी अब ये सब चीजें देखोगे तो अब ये ध्यान में रखना कि अभी पेरेंट सब्सिडरी अलग अलग नहीं, एक ही है। सीएफएस बनाते समय ये एक ही एंटिटी है, अलग अलग एंटिटी नहीं, ग्रुप एंटिटी है। फिर आपका एक और मुद्दा है कि रिपोर्टिंग पीरियड अलग अलग होगा तो क्या करेंगे। मान लो मेरा रिपोर्टिंग पीरियड है अप्रैल टू मार्च, सब्सिडरी का रिपोर्टिंग पीरियड है जनवरी टू दिसंबर, तो ऐसा सिचुएशन में हम सब्सिडरी को बोलेंगे भाई मेरे हिसाब से तो अप्रैल टू मार्च वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दे।
और अगर नहीं बना सकता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी बात के है आपका उसको हम एडजस्टमेंट कर देंगे, जो भी मटेरियल ट्रांजेक्शन हुआ है ना या इवेंट्स हुआ उसका एडजस्टमेंट कर दो। अब बस एक चीज बोला स्टैंडर्ड कि 3 महीने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए रिपोर्टिंग पीरियड में पेरेंट और सब्सिडरी का, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव विदाउट द ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन, ये शायद आपको ऑडियो में भी कम समझ में आएगा, मैंने डिटेल रिवीजन वीडियो में अच्छे से समझाया था यूट्यूब में। यहां पर बस मैंने इतना बताया था कि मान लो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड 3 कंपनी था एंड मेरा 4500 शेयर्स था, वाई लिमिटेड का 4400 शेयर्स था, जेड लिमिटेड का 1100 शेयर्स था। कंट्रोल किसी के पास नहीं था, सबके लिए मतलब मेरे लिए इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का रिलेशन था। पर मान लो मेरी जो जिस एंटिटी में मेरा 45% शेयर्स है उसने क्या किया, जेड लिमिटेड के शेयर्स रीपर्चेज कर लिए, जिसके चलते आपका अब जेड लिमिटेड के शेयर्स को रिपर्चेज करके कैंसिल कर दिया गया। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कंट्रोल आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास कंट्रोल आ गया। तो अगर मेरे पास कंट्रोल आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अब सारे जिस एंटिटी में मेरा कंट्रोल है उसके सारे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू में दिखाऊंगा, एनसीआई दिखाऊंगा या तो प्रोपोर्शनल नेट एसेट्स मेथड या फेयर वैल्यू में दिखाऊंगा, पीसी क्या दिखाऊंगा, बस इतना ही मुद्दा। पीसी आपको क्या दिखाना है, जो पुराना आपका स्टेक था ना, जितना आपका 4500 शेयर्स आपका इन्वेस्टमेंट था उसका आज का डेट का जो फेयर वैल्यू है ना, वो फेयर वैल्यू आपका पीसी माना जाएगा, क्योंकि उतना आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को डी रिकॉग्नाइज करोगे। मान लो मेरा पहले 45% शेयर्स था, 4500 शेयर्स था और मेरा तो पहले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स का रिलेशन था, मैं तो एकदम चौड़ा होकर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स दिखा रहा था, है ना। तो उसी को मैं क्या करूंगा, फेयर वैल्यू में लेके जाऊंगा, डिफरेंस पीएनएल में दिखाऊंगा और उतना फिर मैं डी रिकॉग्नाइज कर दूंगा। ये जो स्टेप एक्विजिशन में जैसे हम करते थे, फेयर वैल्यू में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को लेके जाते थे और फिर बाद में उसको हम डी रिकॉग्नाइज कर देते थे। तो वैसे यहां पर पीसी उतना ही रहेगा, जो आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स को डी रिकॉग्नाइज किया वही आपका पीसी बनेगा और आपका फिर डिफरेंस जो भी है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा। हालांकि ये आपको जब आप नोट देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सेकंड, आपका देखो अपने आप कंट्रोल कब मिलता है, मान लो माइनॉरिटी के पास पहले कुछ वेटो राइट्स थे, है ना, जिसके चलते मैं कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाता था, मेरे पास कंट्रोल नहीं था। अब वो माइनॉरिटी वेटो राइट्स लैप्स हो गया तो अपने आप कंट्रोल आ गया मेरे पास। तब भी सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में समझाया। अब पॉइंट नंबर 3 एक और मैंने आपको समझाया था, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है। मान लो मैं एक एंटिटी हूं, आप एक एंटिटी हो, तो मैंने आपका 1% शेयर्स नहीं खरीदा, आपके पूरे के पूरे शेयर्स आपके, पर हमने कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैंने आपको एक्वायर कर लिया यहां पर। तो अब कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैंने एक्वायर कर लिया तो पता करना पड़ेगा मैं एक्वायरर हूं कि आप एक्वायरर हो, है ना। उसके लिए हमने देखा था कि साइज किसका बड़ा है या फिर किसका आगे बीओडी मेंबर्स में कंट्रोल रहेगा, क्या रहेगा, है ना। ये सब फैक्ट्स वगैरह देख के मान लो पता चला मैं ही एक्वायरर हूं, तो मैं आपके सारे आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स को पुल करूंगा फेयर वैल्यू में, है ना। अब एनसीआई में कितना दिखाऊंगा, पूरा 100% एनसीआई दिखाऊंगा मैं, तो एनसीआई 100% दिखाया जाएगा। एनसीआई को अगर मैं प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स मेथड में मेजर करूं तो जितना आईएनए मैंने दिखाया उतना ही एनसीआई दिखा दूंगा 100%, कोई गुडविल कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन आप अगर आईएनए को अपने फेयर वैल्यू ऑफ आईएनए दिखा दिया, अगर आप एनसीआई को फेयर वैल्यू में दिखाते हो तो बिजनेस का फेयर वैल्यू तो कुछ और हो सकता है ना। तो ऐसा सिचुएशन में गुडविल आएगा तो कुछ गुडविल आप दिखाओगे। तो ये आप नोट्स में देखोगे तो आपको मैंने अच्छे से एग्जांपल करा के करा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर दूसरी एक और सिंपल सी बात है, पोटेंशियल वोटिंग राइट का कंसेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है। ये हमने इंडेक्स 103 में भी पढ़ा था कि मान लो मेरे पास 40% शेयर होल्डिंग है और 20% मेरे पास पोटेंशियल वोटिंग राइट है जो कि करंटली एक्सरसाइजेबल है। हालांकि है मेरे पास 40% शेयर, पर मैं चाहूं तो 20% शेयर एक्सरसाइज कर सकता हूं, करंटली मेरे पास एक्सरसाइजेबल राइट है। तो इसको हम इंक्लूड करते हैं व्हाइल असेसिंग कंट्रोल। तो कंट्रोल असेसमेंट करते समय हम बोलेंगे 60% ही मानेंगे हम, और हम मान लेंगे कि कंट्रोल है, चलो ठीक है मान लेंगे। बट आप समझो जब प्रॉफिट शेयरिंग होगा तब तो मुझे 40% ही मिलेगा, क्योंकि 20% के लिए तो मैं एलिजिबल हूं, मैंने एक्सरसाइज हो रही ना किया है। तो आप कंट्रोल असेसमेंट करते समय तो मैं बोल दूंगा मेरे पास 60% हो रहा है, कंट्रोल है। लेकिन जब प्रॉफिट का शेयरिंग होगा, है ना, और या फिर मान लीजिए एनसीआई को एलोकेशन करेंगे तो हम मानेंगे हमारा हक 40% ही है, बाकी रिमेनिंग एनसीआई वालों का 60%। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि नहीं आपको प्रायर पीरियड से बैक डेट से पूरा प्रॉफिट मिलेगा, तब अलग बात है, तब आप पूरा का पूरा 60% ले सकते हो, वो अलग बात है। तो बस इतना ही, ये सारे कंसेप्ट जो मैंने फटाफट से आपको रिवाइज करवा दिया। पहले इंडेक्स 103 रिवाइज करा दिया, अब मैंने आपको इंडेक्स 110 रिवाइज करा दिया। इसमें अब डिविडेंड का कंसेप्ट को ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। बाकी एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 डिटेल्ड रिवीजन वीडियो में मैंने करवाया है, आप इस क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। इससे भी आपका बहुत हद तक कंसेप्ट बहुत कुछ रिवाइज हो जाएगा। एक चेन होल्डिंग का क्वेश्चन है, वो भी आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। 2 ही अच्छे क्वेश्चन है।
और भी है टीवाई के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप एक बार जरूर से गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये गो थ्रू कर लोगे हो जाएगा। बाकी जो छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस अब आप ये ऑडियो सुनने के बाद वो सारे आप आराम से आप रिवाइज कर सकते हो। सो आई होप आपको पसंद आया। अगर आपको इंडस 103, 110 ये दोनों का ऑडियो रिवीजन पसंद है, हालांकि एकदम एलडीआर लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से मैंने करा है, आधे घंटे में करने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद है तो जरूर से कमेंट करके बताएगा, तब मैं कोशिश करूंगा मैं और भी इंडेक्स में बनाने की ट्राई करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो, नहीं आएगा पसंद तो फिर मैं आगे नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इतना शॉर्ट में उसी को समझ में आएगा जिसको ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है।